2004 में राहुल गांधी जी ने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया। अब 10 साल बाद वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने कांग्रेस के कैंपेन का कारभार संभाला है, ऐसे वक्त जो चुनौतियों से भरा है। आइए हम उससे पूछते हैं। राहुल जी, चौथे चरण का चुनाव शुरू होने वाला है, आप बहुत टूर कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की? अच्छा कैंपेन है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सिचुएशन है, बट ओवरऑल काफ़ी ठीक चल रहा है। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो आपका ये मानना है कि जो पोल्स कह रहे हैं उससे वो ग्राउंड रियलिटी से उसमें बहुत फर्क है? देखिए, पोल्स आपके 2004 में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। पूरा इंडिया शाइनिंग का मार्केटिंग कैंपेन था। 2009 में भी आपने ये कहा, रिजल्ट दूसरा निकला। मार्केटिंग अच्छी है, बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी है, मगर एंड में रिजल्ट दिखते हैं। मार्केटिंग अच्छी तो आप लोग क्यों नहीं कर पाए, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? हो सकता है कोई कमी रह गई हो कांग्रेस की तरफ से। 10 साल आप पावर में रहे, ये पूरा इलेक्शन मोदी सेंट्रिक हो गया है। देखिए, कांग्रेस का जो बेस है वो गरीब जनता का बेस है। वो बेस, उनका जो बेस है एक प्रकार से कॉर्पोरेट्स का बेस है, तो उनकी मार्केटिंग एबिलिटीज हमारे से बेहतर हैं। हमारी काम करने की एबिलिटीज, हमारी प्रोग्राम्स की एबिलिटीज, हमारे कॉन्टैक्ट की एबिलिटीज उनसे बेहतर हैं। तो जनरली हर कैंपेन में नॉइज उनका ज्यादा होता है। आप किसी भी कैंपेन को देख लीजिए, नॉइज, आवाज उनकी ज्यादा होती है, मगर जब रिजल्ट निकलते हैं तो दूसरी बात होती है। अगर आप सेफोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे तो जनरली वो भी ये कहते हैं कि जो कांग्रेस का बायस होता है, गरीब लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, कमजोर लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, तो उनकी आवाज कम होती है। तो आप अभी भी ये मानते हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगी? नहीं चाहिए, मगर जो हमारी लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। रियलिस्टिकली दो विचारधाराएं हैं। हमारी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शक्ति दी जाए। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं हम, अधिकार की बात करते हैं। उनकी सोच है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पावर ले जाए और हिंदुस्तान को इस प्रकार से चला जाए। तो फिलोसॉफिकल बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी। अगर आप कांग्रेस पार्टी की सक्सेसेस देखें तो हमारी सक्सेस जब होती है जब हम लोगों को शक्ति देते हैं। फ्रीडम मूवमेंट से ही हम क्या कर रहे हैं। फ्रीडम मूवमेंट में लोगों को शक्ति दी, ग्रीन रेवोल्यूशन में शक्ति दी, टेलीकॉम रेवोल्यूशन में शक्ति दी, और ये जो हमने राइट्स बेस्ड पैराडाइम किया है, अधिकार का पैराडाइम किया है, इससे भी हमने शक्ति जनता को दी। तो ये हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस देश को चलाएं। आप जब शक्ति की बात करते हैं, मुझे लगता है आप वेलफेयर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ वेलफेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं। विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए, मगर जो गरीब होता है उसको एक मिनिमम फर्श की जरूरत होती है। अगर वो बिना फर्श के वो टेक ऑफ नहीं कर पाता है। गरीब व्यक्ति सड़क को नहीं खा सकता है। गरीब व्यक्ति को मिनिमम सपोर्ट बेस की जरूरत होती है। इसलिए हम अधिकार की बात करते हैं, इसलिए हम राइट टू फूड की बात करते हैं, इसलिए हम रोजगार योजना की बात करते हैं। उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसके बाद वो टेक ऑफ करे। मैंने उत्तर प्रदेश में गरीबों के साथ काफी काम किया है, और अगर आप गरीबी लेवल के नीचे हैं तो टेक ऑफ करना काफी मुश्किल होता है बिना सपोर्ट के। यह फर्क है। हम चाहते हैं कि बिजनेस के बीच में और गरीब जनता के बीच में एक पार्टनरशिप हो, दोनों एक साथ काम करें और इस प्रकार से प्रगति हो। उनकी थिंकिंग है कि पूरा फोकस 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट पे हो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्रिकल डाउन की बात करते हैं। यूएस में भी ट्रिकल डाउन हुआ था पूरा, मतलब अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो फेल हुआ था। राहुल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जो आपका जो मॉडल है, इससे ये एस्पिरेशनल क्लास यूथ नहीं कनेक्ट कर पा रहा है।
उस एस्पिरेशनल क्लास को, उस यूथ को, आप खुद एक युवा हैं, क्यों नहीं, उनके लिए क्या है आपके पास? उनका ये मानना है कि ये जो एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा उनको नौकरियां चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको नहीं। देखिए, हमारा टू प्रोंग्ड सोच है और उसमें हमने काम भी बहुत किया है। अगर आप एक्चुअली आंकड़े देखें, सड़क के देखिए, बिजली के देखिए, पानी के देखिए, सब में हमने एनडीए से ज्यादा काम किया। सब में सड़कों की वो बात करते हैं, 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने बनाई। रियलिटी है, आप चेक कर लीजिए पूरे हिंदुस्तान में। हम मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, एक मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन बना रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जापान के साथ कोलैबोरेशन, हम एक रीढ़ की हड्डी बनाने मैन्युफैक्चरिंग के लिए। करोड़ों रोजगार मिलेंगे लोगों को इस रीढ़ की हड्डी से। जो मैं अपनी स्पीचेस में कहता हूं, आजकल मेड इन चाइना होता है, हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा और वो भी हम कर रहे हैं। मगर हमारा कहना है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, मगर अगर आपने अपना ह्यूमन रिसोर्स तैयार नहीं किया, ह्यूमन रिसोर्स हिंदुस्तान का कहां है? गांव में है, गरीबों के बीच में है। अगर आपने उसको ही नहीं प्रिपेयर किया, अगर आपने उसको ही नहीं खड़ा किया, तो बाद में क्या होगा? राहुल जी, आपको लगता नहीं कि ये जो पूरा डिस्कोर्स है, जो डायलॉग है इस इलेक्शन का, वो मोदी सेंट्रिक हो गया है? वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, आप लोग कुछ और बात कर रहे हैं। आपने इतनी जो उपलब्धियां गिनाई, क्या वजह है कि इसकी ये मैसेज कांग्रेस पार्टी जनता तक नहीं जा रहा? रियलिटी है कि हम 10 साल से सरकार में हैं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं और ये इन इटसेल्फ बड़ा अचीवमेंट है। शायद सबसे लंबी सरकार नेहरू जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार दूसरे नंबर पे है। तो ये काफी लंबी सरकार है, थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी होगी, इस बात को मान के चलना है। मगर पिछले 10 सालों में मैंने जो ह्यूमन रिसोर्स की बात की, 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। ये लोग हिंदुस्तान के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। मुझे लगता कि अधिकार की बात की है, सड़कें बनाई हैं, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, तो काफी लोगों को हमने जिंदगियां इंप्रूव की हैं। तो मुझे लगता है फायदा मिलेगा। लेकिन मोदी भी तो यही कहते हैं, उन्होंने कहते हैं हमारा गुजरात मॉडल देखिए, हमने 24 घंटा बिजली, हमने कनेक्टिविटी, सड़कें, वर्ल्ड क्लास सड़कें, इन्वेस्टमेंट, इतना कुछ लाएं। और क्या वजह है कि उनके और जो मैसेज है वो तो है ही है एक हार्ड मैसेज, लेकिन कुछ बहुत से लोग ये गुजरात मॉडल को भी मान रहे हैं। देखिए, गुजरात जब खड़ा हुआ था, वो छोटे बिजनेसेस पे खड़ा हुआ था। अमूल का आप दूध पीते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट पे खड़ा हुआ था और उसकी वो स्ट्रेंथ है। आप गुजरात मॉडल की गुजरात को देखें, एक व्यक्ति के बिजनेस का टर्नओवर 3,000 करोड़ से 40,000 करोड़ पहुंच गया। आप अडानी की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। वडोदरा जितनी जमीन उनको दी गई। आप जानते हैं कितने करोड़ रुपए के लिए? 300 करोड़ रुपए के लिए। 300 करोड़ रुपए के लिए वडोदरा जितनी बड़ी जमीन उनको दी गई। मुंबई की कोस्ट लाइन है, उतनी लंबी कोस्ट लाइन उनको दी गई। अब आप जाइए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई है। जो हीरों को काटते हैं, उनसे मैंने बात की है, वो मर रहे हैं, कुपोषण है, बच्चे भूखे हैं, किसान रो रहा है, सबसे ज्यादा लेबर डिस्प्यूट्स हैं। मगर मार्केटिंग है, टीवी पे आ जाते हैं, बात हो जाती है। तो रियलिटी गुजरात मॉडल की ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट, 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करिए। गुजरात में तो बहुत सिंपल है, आप मुझे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बता दीजिए। राहुल जी, आप भी जानते होंगे ये बात कि आपकी सरकार के खिलाफ भी यही चार्जेस लगते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के, करप्शन के। लोग ये कहते हैं कि बड़ी ये भ्रष्ट सरकार थी। तो इस चार्ज को आप कैसे आंसर करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में रियलिटी है, ठीक है। इसको अगर कॉम्बैट करना है
तो बातचीत बंद करनी है और एक्शन लेना है। एक्शन कैसे होगा? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से होगा, बातों से नहीं होगा। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें लिखा है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे एक लाइन दिखा दीजिए उसमें करेंगे क्या। वो सबसे बड़ा काम जिसपे मैंने भी काम किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल था। पहले, आप जर्नलिस्ट हैं, आप आज कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आरटीआई लिखिए, किसी भी ऑफिस के अंदर आप जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिस के अंदर आप जा सकते हैं अपनी कलम के साथ। यह हमने आपको शक्ति दी है, ठीक है। इससे भ्रष्टाचार बाहर आया है, रियलिटी है। लोकपाल बिल हम लाए हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसमें होता है? जमीन में होता है। जमीनी अधिग्रहण बिल हम लाए। पहले क्या होता था, हजारों एकड़ जैसे गुजरात में दिया जाता है, बिना पूछे फटाक दे दो एक साइन से। अब वो नहीं किया जा सकता है। तो हमने बहुत बड़े स्टेप्स लिए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मगर ये इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स हैं। तो बोलना अलग होता है, काम करना अलग होता है। राहुल जी, आपके जो क्रिटिक्स हैं उनका यह कहना है कि कथनी करने में कुछ फर्क। आपने इंटरवीन किया, ऑर्डिनेंस पढ़ा, फिर लालू जी से जाके समझौता कर लिया आपने। क्या आपको लगता नहीं आपको और रिपीटेडली और बहुत पहले इंटरवीन करना चाहिए था? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, पहले इंटरवीन आरटीआई में मैंने इंटरवीन किया, बैकग्राउंड में, ओपनली नहीं, मगर आरटीआई में इंटरवीन किया। जब लोकपाल बिल की बात हो रही थी तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल की बात की। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल जो आज लोकपाल पास हुआ है उससे भी मजबूत चीज है, वो इंस्टीट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन जैसा लोकपाल। मनरेगा, पहले क्या होता था, बहुत सारे स्कीम्स होती थी, हर स्कीम में अलग अलग भ्रष्टाचार होता था। हमने उस पूरी हर स्कीम को लेकर सेंट्रलाइज कर दिया कि भाई एक स्कीम हो, वो भी एक्चुअली एंटी करप्शन मेजर था। अगर आप राइट टू फूड को देखें तो राइट टू फूड पीडीएस का रिफॉर्म है, डिमांड प्रेशर क्रिएट करने से। तो मैं लगा हुआ हूं, और सबसे बड़ा काम मैं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में कर रहा हूं, आस्ते 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 आस्ते। देखिए, भ्रष्टाचार से सचमुच में लड़ना है तो लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं। तो मैं लगा हुआ हूं, लगा रहूंगा, और मेरी सोच है कि अगर अंत में जीतना है तो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको बदलना है। सॉल्यूशन यहीं से आएगा। कैसे बदलने से क्या मुराद? मैं आपको बताता हूं। लोकसभा चुनी जाती है, विधानसभा चुनी जाती है, 700 तकरीबन लोग लोकसभा राज्यसभा में हैं, 4,500 लोग विधानसभा में हैं। ये हिंदुस्तान को चलाते हैं। ये जो आपने जैकेट पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं, सब कानून ये लोग बनाते हैं। इन लोगों को कितने लोग चुनते हैं? कैंडिडेट को कौन चूज करता है? बीजेपी में 10 लोग, कांग्रेस पार्टी में 10-15 लोग, मुलायम सिंह जी की पार्टी में 1-2 लोग, मायावती जी की पार्टी में 1 व्यक्ति। तो जब तक कैंडिडेट चॉइस को आप नहीं खोलेंगे, जब तक हजारों लाखों लोगों को आप वो डिसीजन नहीं देंगे, तब तक ये ढांचा बंद रहेगा। और यही सेंट्रल बात है। मोदी जी कहते हैं कि ये सब के सब डिसीजन मुझे दे दो। आज 100 लोग चूज कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, वो कहते हैं एक व्यक्ति को करना चाहिए, मैं चौकीदार बनूंगा। हम कहते हैं कि नहीं, करोड़ों लोगों को करने चाहिए। इसलिए हमने प्राइमरी की बात की है। आपने प्राइमरी तो शुरू की, वडोदरा में चुना कोई और गया था, आपने मधुसूदन मिस्त्री को भेज दिया। मगर थोड़ा मैं आपको प्राइमरी का बताना चाहता हूं। प्राइमरी है क्या? जब मॉडर्न डेमोक्रेसी में, मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जो थोड़ी एडवांस्ड हैं रिप्रेजेंटेशन में, जब वहां कैंडिडेट चुना जाता है, जैसे आपने ओबामा जी का इलेक्शन देखा होगा, लाखों लोग कैंडिडेट को चुनते हैं। यहां बंद कमरे में डिसीजन होता है। प्राइमरी उसको बदलने की बात है। पहले 15 सीटों को तकरीबन 2-3-4 लोग चुनते थे। इस बार 15 सीटों को 12,000 लोगों ने चुना है। 12,000 लोगों ने, एसोसिएशन के मेंबर्स, कांग्रेस के मेंबर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, 12,000 लोगों ने।
मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट डिसीजंस राहुल गांधी ना ले, हजारों लाखों लोग ले। इससे पावर आएगी, इससे सचमुच में करप्शन के खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, पहले क्या होता था? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था, सब कुछ डिसाइड करता था। गांव वाले देखते थे, कहते थे भैया ये गलत है, वो कहता था नहीं सब कुछ ठीक है। पंचायती राज दिया, उसका पावर चैलेंज हुआ। ऐसे इंप्रूवमेंट आएगी। ये हमारी कोशिश नहीं। वडोदरा, अब वहां क्या हुआ? वहां हमारा एक युवा खड़ा हुआ, प्राइमरी जीता। जब वो प्राइमरी जीता तो ऑपोजिशन के जो मेन कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, उन्होंने कहा मैं यहां से लड़ना चाहता हूं। लड़के ने अपने आप कहा कि देखिए ये प्रेस्टीजियस इशू है, प्रेस्टीजियस इलेक्शन है, अगर पार्टी चाहती है किसी और को लड़ाना, मैं अपनी जगह देना चाहता हूं। आप एक अनोमली से पूरे आइडिया को मत मारिए। आइडिया बहुत बड़ा आइडिया है, और मेरी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर आग लगा दी है इस आइडिया ने। हमारे वर्कर्स चार्ज हो गए हैं, और अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, कि आपको भी लगे कि जो आपका कैंडिडेट चुना जा रहा है इसमें आपका भी हाथ है। यह नहीं कि आप 5 साल में 20 सेकंड का वोट दें। मैं चाहता हूं अगर वो कैंडिडेट काम ना करे, अगर आपका एमपी एमएलए राहुल गांधी काम ना करे, तो आप उसको कैंडिडेचर में मारो, पहले ही मारो। आज आपको चॉइस कौन सी दी जाती है? बीजेपी कहता है ये है आपकी चॉइस, ये है, और हम कहते हैं ये है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पहुंचने की आपको चॉइस देना चाहता हूं, और सिर्फ एमपी और एमएलए की नहीं, प्रधान की, कांग्रेस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सब चॉइस। अब इस सब के लिए प्राइमरी होगी कांग्रेस प्रेसिडेंट वाइस? देखिए, प्राइमरी एक प्रोसेस है, आप आइडिया को और प्रोसेस को मत कंफ्यूज कीजिए। राहुल जी, ये सराहनीय कदम आपने उठाया, बट बहुत से लोग मानते हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म है। अभी इमीडिएट चैलेंज 2014 में है, नरेंद्र मोदी को कैसे रोकें, उसके लिए क्या होता? अब ये देखा गया है आपकी कैंपेन बड़ी अग्रेसिव हो गई है, पर्सनलाइज हो गई, आपको लग रहा है ये चेंज नहीं, पर्सनलाइज नहीं हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति हैं, उनकी इश्यूज हैं, वो सब ठीक है। पर्सनल इश्यूज पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर वो एक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। सोच एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी को से लड़ाने की है। उस सोच से हिंदुस्तान का खतरा है, उसके खिलाफ मैं लड़ता हूं। अब गुजरात में उनके इकोनॉमिक आइडियाज हैं, मैंने आपको उन इकोनॉमिक आइडियाज के बारे में बताया। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्तियों को पूरे प्रदेश का धन दे दो, वो भी हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, उसके खिलाफ मैं लड़ता हूं। पर्सनल अटैक में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसमें जाता भी नहीं हूं। राहुल जी, आप जो जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, जिस तरफ इशारा कर रहे थे, को बहुत से लोग ये मानते हैं कि आपके जो बहुत से सहयोगी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, वो भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों आजम खान ने क्या बयान दिया, अभी मुलायम सिंह क्या बयान दे रहे हैं, तो उन लोग, ऐसे लोगों के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं और कैसे काम करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है। जो लड़ाई हमारी बीजेपी के साथ है, वो लड़ाई हमारी समाजवादी वैचारिक लड़ाई है। मुझे हम लड़ रहे हैं उनसे यूपी में, हमारी पार्टनरशिप थोड़ी है समाजवादी के से। देखिए, जो कट्टरपंथी होता है किसी भी साइड का, वो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदायक है। हिंदुस्तान जब आगे चलता है, जब इस देश में भाईचारा होता है, प्यार होता है। देखिए, हमने 10 साल सरकार चलाई, ग्रोथ रेट की बात होती है, ग्रोथ रेट हमने तेज दिखाई, सड़कें हमने ज्यादा बनाई, बिजली हमने ज्यादा दी, 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला, दोनों काम किए हमने। अब
देखिए, मार्केटिंग नहीं है, ग्लिट्स नहीं है, उस बात को मैं मानता हूं, मगर प्रोग्राम्स, जानकारी, लोगों का दर्द समझना, वो कांग्रेस पार्टी जानती है। राहुल जी, आप जिन इशुओं पे जोर दे रहे हैं, आप सरकार के बाहर थे, बहुतों का मानना है कि आपको सरकार में पहले आ जाना चाहिए था, तो ये जो इशू हैं इनको और बल मिलता। आप सत्ता में आना चाहते हैं, क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैंने कहा है, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को एमपीज चुनेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो आजकल हो रहा है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, नहीं, वो तो नहीं, जवाब दे रहा हूं, जी, जवाब दे रहा हूं। जो आजकल हो रहा है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज ये होगी कि जब इलेक्शन होगा तब एमपीज प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। अगर हमारे एमपीज मुझे चुनेंगे तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, मगर मेरी सोच है कि हिंदुस्तान की जनता की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने अभी वोट डाला नहीं, और अगर अब मैं कहूं कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या बन गया या ये वो, तो वो उनकी इज्जत नहीं है। मैं एक प्रकार से नौकर हूं, हिंदुस्तान का नौकर हूं, और मैं अपनी जनता के लिए काम करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, और वो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। राहुल जी, अगर आप लोग फिर सत्ता में आए, सबसे बड़ा जो आपकी सरकार यूपीए 2 के खिलाफ एक प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी 9% से 5% पे आ गई, उसको रिवाइव करने के लिए उस पर कोई टेंशन फोकस होगा? ये देखिए, ये मार्केटिंग ग्लिट्स है। सच्चाई ये है कि हमने अपने 10 साल में एनडीए के 5 सालों से बहुत बेहतर ग्रोथ रेट दिखाई। यहां अंत में ग्लोबल रिसेशन हुआ है और उससे जरूर हिंदुस्तान भी स्लो हुआ है, सही बात है, मगर अगर आप हमारा पीरियड देखें, हमने बीजेपी से बहुत बेहतर ग्रोथ की है। और रियलिटी ये है, और ये हिंदुस्तान की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ है, और शायद जो बिजनेस के लोग हैं उनको भी समझना है कि रियलिटी ये है कि पार्टनरशिप से हम आगे जाएंगे। आम जनता, गरीब जनता और बिजनेस के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में पार्टनरशिप होगी, तब यह देश आगे जाएगा। अगर आपने सिर्फ गरीब जनता पे फोकस किया और आप बिजनेस को भूल गए, यह देश आगे नहीं जाएगा। और अगर आप गरीबों को भूल गए तो यह देश आगे नहीं जाएगा। और वो जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ प्यार से होगी, वो गुस्से से नहीं हो सकती है, और वो हमारा लक्ष्य है। हम मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात करते हैं, हम सड़कों की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, मगर हम गरीबों की भी बात करते हैं। देखिए, अगर आपने गरीबी, लोग कहते हैं कि भाई ट्रेंड लोग हमें नहीं मिल रहे हैं। ट्रेंड लोग कहां से आएंगे? गरीब लोग तो हैं जिनको ट्रेन करना है। अगर आप एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो जहां आपकी पूरा नेचुरल रिसोर्स गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो आपकी फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? आपके कंप्यूटर्स को चलाएगा कौन? तो ये हमारी विचारधारा है। और एक्चुअली सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान का फ्यूचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप बाकी दुनिया को देखें तो हिंदुस्तान अभी काफी बहुत अच्छी गति से चल रहा है। बाकी दुनिया बंद पड़ी है, चीन नंबर 1 पे है, हिंदुस्तान नंबर 2 पे है। अगर प्यार से हमने काम किया, अगर गरीबों को लेके, इंडस्ट्री को लेके हमने काम किया, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले 5-7 साल में हम चाइना के आगे निकल जाएंगे। और अगर हम लड़ गए, अगर हिंदू मुसलमान से लड़ गया, अगर गरीब अमीर से लड़ गया, अगर महाराष्ट्र का व्यक्ति यूपी के व्यक्ति से लड़ गया, तो ये जो ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, ये ठप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। राहुल जी, मुझे एहसास है आप अमेठी जाने वाले हैं, टाइम कम है। एक अमेठी के लिए सवाल, वहां के लोग, वहां पिछले दिनों हमारे लोग गए थे, हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस गई हुई है, वहां लोग शिकायत करते हैं बिजली नहीं है, सड़क की हालत बहुत बुरी है, और आप वहां के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट की सरकार समाजवादी पार्टी की है,
सड़क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाजवादी पार्टी की सरकार की है। हम नेशनल हाईवेज का काम करते हैं, नेशनल हाईवेज का काम दिल्ली की सरकार करती है, उसमें हमने बहुत फोकस किया है, काफी काम किया है। मैंने महिलाओं के लिए वहां पे बहुत बड़ा काम किया है, महिलाओं के साथ मिलकर तकरीबन 10 लाख 12 लाख महिलाओं को हमने बैंक से जोड़ा है, उनकी जिंदगी बदली है। मगर यूपी में सरकार हमारी नहीं है और ये रियलिटी है, और उससे जरूर जनता का नुकसान होता है, इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, जो आपको मेरा लक्ष्य समझना है। मेरा लक्ष्य यह है कि आजकल जो पावर हिंदुस्तान में चुने हुए लोगों के हाथ में है, वो हम कांग्रेस पार्टी के युवा, कांग्रेस पार्टी के लीडर, उसको हम फैलाएं और आम जनता को दें, आपको दें, गांव के लोगों को दें, युवाओं को दें। ये मेरी जिंदगी का मिशन है, मेरे लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है। जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। आप काम करें, यही काम करूंगा और इसमें मैं सफलता प्राप्त करूंगा, आप देखना। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप लगे रहेंगे, यही कहेंगे? देखिए, मेरे लिए रिजल्ट हिंदुस्तान की जनता को शक्ति देना है। पिछले 10 साल में हमने हिंदुस्तान की जनता को बहुत शक्ति दी है, और जो हमने पिछले 10 साल में किया है, इससे 10 गुना हम आने वाले 10 साल में करेंगे। राहुल जी, एक सवाल मुझे पूछना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ सब लोग, बहुत से युवा ये जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग ये आप मुस्कुरा रहे हैं, कौन सा सवाल है ये? देखिए, इलेक्शन फॉर्म में एक कॉलम होता है मैट्रिमोनियल का, वो जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के मतलब आपको निजी जिंदगी के लिए कोई टाइम मिलता है, और वो जो मैट्रिमोनियल कॉलम है वो कब भरेगा? जब सही लड़की मिलेगी तब भर जाएगा। टाइम कम मिलता है, थोड़ा घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मगर डेस्टिनी की बात होती है। अरे, हजारों लाखों हिंदुस्तानी लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। नहीं। राहुल जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।